नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश के यादविंद्र शर्मा जी हैं और यादविंद्र शर्मा जी से कुछ कविताएं भी सुनेंगे। और क्योंकि बहुत समय से यादविंद्र जी कविताएं लिख रहे हैं, और बड़ी दिलचस्प बात एक और है कि सेवानिवृत्ति के बाद यादविंद्र जी ने बहुत भाषाओं को सीखने का प्रयास किया। आज हम इस पर भी इनसे बात करेंगे। तो यादविंद्र जी, आप मुझे ये बताएं कि रिटायरमेंट के बाद कुछ अलग अलग भाषाओं को सीखने का प्रयास किया, यह कैसे संभव हुआ? गणेश जी, ऐसा था जब मैं अपने नौकरी में था तो 2-3 साल नौकरी की रिटायरमेंट के रह गए। तो उस दौरान ये हुआ कि शुरू में रविंद्रनाथ टैगोर की जो किताबें थी वो मैंने अपने स्कूल की लाइब्रेरी से पढ़ी। तो उसमें कहानियाँ तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी चॉइस कविताओं की थी, तो कविताएं मैंने पढ़ी। कहानियों और कविताओं ने आपको उत्सुक किया कि ये भाषा सीखी जाए, तो ये इसका तो अनुवाद भी मिलता है, तो फिर आपने भाषा सीखने का कैसे प्रयास किया? वो जो मतलब उसमें एक तो ये हो गया कि अनुवाद हिंदी में था। जब मैंने वहाँ से स्क्रिप्ट वाली वो मंगवाई तो उसमें जो है वो देवनागरी में बंगला को लिखा हुआ था। तो ये जो था, आपने हिंदी के अलावा आपने पहली भाषा क्या बंगाली सीखी या पंजाबी? मैं पंजाबी तो बहुत अरसे से कर रहा था कोशिश। मैंने बंगाली और पंजाबी के दोनों एफर्ट्स एक साथ जोर से शुरू किए। तो उसके लिए मैंने बंगाली के लिए किया। एंड्रॉयड फ़ोन उस वक्त उपलब्ध हुआ नहीं था। 2012 को मैं रिटायर हुआ। तो उसके बाद मैं रिटायरमेंट के बाद जो है वो संडे के जो एक कलकत्ता से अखबार चलता है वो मैंने शुरू किया, आनंद बाज़ार पत्रिका। अच्छा, है ना? हाँ, जिनका चैनल भी है ABP। जी। और टेलीग्राफ उनका अंग्रेजी का पेपर है। और दूसरा मैंने अखबार पंजाबी का संडे का ही मंगाना शुरू किया, पंजाबी ट्रिब्यून। कहाँ से? दोनों आते थे। वो 20 दिन लगते थे वहाँ से कलकत्ता से अखबार को आते हुए, या अच्छा। पंजाब का अखबार तो आ जाता था 5-7 दिन में, चंडीगढ़ से? हाँ, चंडीगढ़ से। तो ये मैंने सब्सक्राइब किया। फिर मैंने सबसे बढ़िया तरीका, अगर किसी भाषा को जानना है तो आपको अखबार के माध्यम से वो ज़रा ज़्यादा बढ़िया ढंग से जो है वो सीखी जा सकती है। एक मज़ेदार बात ये हो गई कि क्योंकि बंगला का, ओडिया का ये स्क्रिप्ट जो है ना वो अलग है, हिंदी से अलग है। लेकिन जिनका स्क्रिप्ट हिंदी के नज़दीक था वो मुझे मराठी भाषा मिली। स्क्रिप्ट जो है वो देवनागरी है। दूसरी उसके लिए स्क्रिप्ट की बात आ जाती है तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है, इसमें समय कम लगता है मराठी में। हाँ। तो अब सबसे ज़्यादा जो काम मेरा शुरू हुआ है वो मराठी में है। मैंने देखी ना, पंजाबी सीखी, बंगला सीख ली हमने, ये मराठी सीख ली। इसके बाद गुजराती तो हिंदी के बहुत ही करीब है ना, गुजराती। और एक अभी जो मुझे बहुत इन लोगों से, नेपाली लोगों से जो है वो थोड़ा सा मिलने जुलने का सिलसिला बना, तो मैंने सोचा इनकी भाषा क्यों ना सीखूं, और ये भी हिंदी के बहुत करीब है। और मैंने शुरू किया पढ़ना। तो एक अखबार मेरे को वहाँ मिल गया, बंगाल का, दार्जिलिंग का अखबार है जिसको मैं पढ़ता हूँ नियमित रूप से। और उसमें साहित्य का पन्ना, साहित्य बहुत छापते हैं, कविताएँ बहुत छपती हैं उसमें। तो कुल मिलाकर हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, उर्दू, नेपाली, ये भाषाएं आप पढ़ लेते हैं। हाँ। तो क्या ये बच्चों के लिए आप क्या आसान तरीका बता सकते हैं कि भाषाएं सीखने का तरीका क्या, आसान तरीका क्या आज के ज़माने में बिना अध्यापक के अगर कोई भाषा सीखनी हो तो क्या करना चाहिए उनको पहले? मैं ये सोचता हूँ क्योंकि अब गूगल है, सब चीज़ें उपलब्ध है। हाँ, गूगल है। गूगल ने बहुत सारी चीज़ें जो है उपलब्ध करा दी हैं, और ज़रा सा क्लिक करने पर जो चीज़ मिल जाती है, कुछ भी है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा है। क्योंकि दिक्कत ये है कि बच्चों के साथ एक दिक्कत ये हो गई है कि उनका सिलेबस का बोझ इतना है कि वो उसके बाहर जा ही नहीं पाते, है ना। भारत की जो भाषाएं हैं वो इतनी समृद्ध हैं कि उनको अगर कोई सीखे तो मैं समझता हूँ कि उसकी सोच, उसके बाहर की जो संस्कृति है जो बड़ा निकट से पता चल जाता है कि अगर हम देश के नागरिक हैं तो हमको सारे देश की जो है भाषा, सारे देश की संस्कृति को जानना चाहिए। तो आज सुंदरनगर में हम खड़े हैं और ये अवसर मिला कि मैं इनसे बात करूं, और कुछ भाषा के ऊपर बात हुई है। अब हम इनकी कविताओं पर कुछ बात करेंगे। आपने कविता को ही क्यों चुना, और कविता के लिए आपका जो उत्साह है और जो प्रेम है ये देखते ही बनता है, तो ये क्या ऐसा कारण था कि आपको
किन कवियों ने या किन कविताओं ने प्रभावित किया कि आपका मन किया कि मैं अब कविताएं लिखूंगा और कविताएं ही पढ़ूंगा? देखिए गणेश जी, ये जो कविताओं का सिलसिला शुरू हुआ है तो स्कूल के एकदम जब हम बड़ी क्लास में पहुंच गए 11वीं 12वीं में, तो ये शुरू हो गया था। ये सन 72 के आसपास, 72-73 में ये बहुत ज़ोरों पर शुरू हो गया। और वहाँ यहाँ अखबार भी आता था कि हिंदी मिलाप, उसके संपादक सिमर सदोष थे, साहित्यिक संपादक, वो छापते थे बहुत सारे कवियों को कहानी। उसमें एक बहुत सुंदर पन्ना साहित्य का रहता था, उसमें हम छपना शुरू हुए तो बहुत उत्साहवर्धन हुआ उससे। और कॉलेज की पत्रिका का संपादन करने का भी मुझे मौका मिला। 2 अलग अलग कॉलेजों में मैं रहा। तो उसके बाद तो मैंने खुद भी पत्रिकाएं संपादित की हैं। हिंदी साहित्य की पत्रिकाओं में आप छपते रहे लगातार, मुझे हाँ बिल्कुल याद है और हमने देखा है जी। यहाँ विपाशा में छपना शुरू हुआ। जब विपाशा पत्रिका भी शुरू हुई थी तो उस वक्त से वो बीच बीच में छापते रहे। तो कविता की तरफ जो आपका सवाल था कि रुझान कैसे हुआ, कि मुझे ऐसा लगता है कि कविता हमारी जो संवेदना है उसके बहुत निकट होती है, और उसको जो है हम तुरंत जो है ना अपने भाव अभिव्यक्ति को थोड़े से शब्दों में एकदम एकाएक व्यक्त कर लेते हैं। और उससे जो है वो बात जो है वो ऐसा लगता है कि ये विधा मेरे स्वभाव के अनुकूल है, ऐसा मुझे लगा। लिखने का कुछ और भी लिखा जा सकता था, लेकिन मुझे कविता बड़ी निकट लगी। और उसके बाद मैं डायरी वगैरह लिखना शुरू किया। तो डायरी तो बहुत सारे वर्षों से मैं लिख रहा हूँ। आज की शाम यादविंदर जी से बहुत अच्छी बातें हुई हैं और अभी रात होने लगी है, लेकिन बातों का सिलसिला अभी जारी है। हमारे साथ डॉक्टर निरंजन देव शर्मा जी हैं और मैं चाहूँगा कि निरंजन देव जी भी कोई प्रश्न पूछें। एक रुचिकर बात जो बातचीत में सामने आई कि बहुत सारी भारतीय भाषाओं की जानकारी आपको है, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इतनी सब भाषाएं जानने से आपको क्या लगता है कि आपकी कविता किस तरह से समृद्ध हुई, और जो दूसरी भारतीय भाषाएं हैं उनके किन कवियों का आप पे प्रभाव है, या प्रभाव है कहना गलत होगा, आप किन कवियों से प्रभावित रहे जी, और आपको कैसे समृद्ध किया बहुत सारी भाषाओं और बोलियों ने? निरंजन जी, मैं क्योंकि बेसिकली हमारी रुचि साहित्य में थी, कविताएं पढ़ना, कहानी पढ़ना, मुख्य रूप से कविता, या कि जो वैचारिकता है लेखों के माध्यम से उसे भी पुष्ट करना, ये बात थी। लेकिन भाषाएं सीखना अपने आप में जो है वो नहीं था। भाषा एक माध्यम के रूप में मेरे सामने आई। मुझे जो प्रभावित किया वो साहित्य ने प्रभावित किया। जैसे सबसे पहले बंगला के जो महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी कविताएं जब मैंने अनुवाद के रूप में, जैसे जो हमारी अकादमी है, भारतीय भाषा अकादमी जो है, उसने छाप रखी है वो कहानियों की भी और कविताओं की भी, वो इतनी अच्छी मुझे लगी कि मुझे लगा कि यार इनको अगर हम मूल रूप में, जो मूल भाषा है उसमें पढ़ें तो कैसा रहे, कैसा लगेगा। कोई भाषा सीखने का कोई ऐसा कोई आकर्षण नहीं था। जैसे कि पंजाबी में जो पंजाबी के जो प्रमुख कवि हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसे कि शिव कुमार बटालवी हैं, और दूसरे कवि जो पाश की सारी कविताएं मैंने जब मूल पंजाबी में पढ़ी तो मुझे लगा कि ये तो गजब है। अनुवाद में तो वो बात नहीं आ पा रही है जो मूल में बात है। इसी तरह शिव कुमार बटालवी को पंजाबी में पढ़ा, अमृता प्रीतम को पंजाबी में पढ़ा। इसलिए भाषा एक पुल है उन तक पहुंचने का। तो एक सवाल और बातों में से निकल करके आया कि आप समान तौर पे आप पाश से प्रभावित हुए और पंजाबी मूल में आपने पाश को पढ़ा, जो एक विद्रोही चेतना के कवि के तौर पर जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ आप रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित हुए बांग्ला में उनकी कविताएं और कहानियां पढ़ करके। तो दोनों अलग अलग भावबोध के और अलग अलग चेतना के कवि हैं। रविंद्रनाथ हमें अध्यात्म के ज़्यादा निकट ले जाते हैं। आपके ऊपर पाश की कविताओं का प्रभाव रहा, और पाश विद्रोही चेतना के कवि थे। तो आपकी कविताओं में भी एक तरह की अराजकता देखी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि अराजक किस्म की आपकी हैं कविताएं। ये आप कहीं ना कहीं जो पाश की परंपरा है उसका प्रभाव देखते हैं अपनी कविताओं पे, या फिर
आपकी अपनी एक शैली है इस तरह से कि वो कहीं ना कहीं जब आप विद्रोही हो जाते हैं तो वो कई बार अराजकता के स्तर पर चले जाते हैं अपनी कविताओं में। देखिए, बात ये है कि जो पाश की कविताएं हैं वो एक आंदोलन की कविताएं, उन्हें नक्सलवाड़ी आंदोलन से प्रभावित कवि थे और पाश को जो है उसका वो नतीजा भी भुगतना पड़ा, जेल में भी जाना पड़ गया। तो वो पूरी तरह से उस तरह से तो पॉलिटिकल कोई नेता नहीं थे, लेकिन पाश की कविता में जो एक सच्चाई है, और पाश जो है वो एक बहुत ईमानदारी से बात को कहने वाला कवि है। हालांकि पंजाबी में और भी कवि होंगे, लेकिन उनमें नकलीपन दिखाई पड़ता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पाश में ये बात है कि वो एक जो अपने भावोद में बहुत ही ईमानदारी से बात को कहने वाला कवि है, और उसका प्रेम था पंजाब की किसानी से, प्रेम था। वो चाहता था कि क्रांति हो, जैसे कि नक्सलवाड़ी से प्रभावित बहुत सारे कवियों ने ऐसा किया वो, लेकिन उसके बाद वो सारे जो है वो वहाँ से हटे, उस दृष्टिकोण से किनारे हो गए। जहाँ तक मेरी कविता का प्रश्न है, मैं क्योंकि पाश को तो बाद में पढ़ा, उससे पहले हमारे जो साहित्य के बहुत सारे दिग्गज हैं, जैसे कि नागार्जुन है, मैं उनसे प्रभावित रहा। रघुवीर सहाय को मैंने पढ़ा, है ना, और ये जो कविता है धूमिल को मैंने पढ़ा। तो पाश तक पहुंचने से पहले इन लोगों का प्रभाव हम पर पड़ा। लेकिन मुझे ये कहना कि अराजकतावाद, ये बात मुझे बिल्कुल अजीब लगी। मैं नहीं समझता कि किसी को अराजकतावादी किसी लहर का कभी माना जाए। ऐसा कहीं है ही नहीं। आदमी में तोड़ फोड़ करने की प्रवृत्ति तो सब में रहती है, रेवोल्यूशन की भावना भी रहती है और कंप्रोमाइज़ की भी रहती है। यादविंदर जी, आप क्या सुना रहे हैं आज? मैं आपको कुछ 2-4 कविताएं सुनाता हूँ। कुछ आवारा कुत्ते। आवारा कुत्तों के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते, जबकि सड़कों गलियों की धूल फांकते चौकन्ने वे बतलाते ही रहते हैं कि जलील होकर भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। क्या बात। मीडिया का पुरस्कार। वे दिखाते रहे हिंसा के खौफनाक दृश्य और लिखते भी रहे तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। कुरुचि का मारा मैं भी देखता रहा अनाप शनाप बहुत कुछ। एक दिन मेरे सोचने की शक्ति जब पूरी तरह क्षीण हो गई तो उन्होंने एक आकर्षक प्रशस्ति पत्र देकर मुझे पुरस्कृत किया। क्या बात। तरंडा ढांक। शिमला से किन्नौर की सड़क पर आता है तरंडा ढांक। पत्थर का सीधा पहाड़, नीचे सतलुज का द्रुत बहाव। कैसे बनी होगी यह सड़क, हम विस्मित बुदबुदाते हैं। बेमजदूर जिन्होंने बहादुरी से यह कमाल कर डाला, प्राणों की भी नहीं की परवाह। अफसोस वे हमें याद नहीं आते। अफसोस वे हमें याद नहीं आते। सिर्फ याद आता ईश्वर। सिर्फ याद आता ईश्वर। धरती की कठिन सड़कें जैसे उसी ने बनाई हो। क्या बात, क्या बात। कविता है नया हंसी क्लब। नेताजी गिरफ्तार हुए, हा हा हा, उन पर मुकदमा ठुका, हा हा हा, मैं तो उनका विरोधी था, हा हा हा। नेताजी ने पल भर सोचा, फिर की, हा हा हा। उनके समर्थक भी कर उठे, हा हा हा। मीडिया ने प्रसारित की उनकी, हा हा हा। रोना था मुझे लेकिन हंसना पड़ा, हा हा हा। लोकतंत्र में नया हंसी क्लब खुला, हा हा हा।